अच्छा, ये क्वेश्चन ये था आपका कि you have a wordpress.com hosted site, this cannot use for advertising from AdSense as per their terms and condition. ठीक है, सोल्यूशन यूज अनदर होस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें, जो wordpress.com है एक वेबसाइट हमारे पास, एक है wordpress.org। wordpress.com पे अगर मैं साइट बनाता हूँ वो यहीं पे होस्ट होगी, यहीं पे सारा कुछ होगा उसका। ठीक है, मैं इसकी होस्टिंग साइट भी नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, तो wordpress.com अगर आपने अपने पास अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हम wordpress.org यूज कर रहे हैं। ये क्या करता है, हमें वेबसाइट डाउनलोड करके दे देता है। अच्छा, आपने नाम सुना होगा स्क्वायर स्पेस और इस तरह की शॉपिफाई या इस तरह की वेबसाइट्स, तो वो क्या होता है, वो भी उधर ही होस्ट होती हैं। मतलब उन्हीं के पैनल पे मैं डिज़ाइन करता हूँ, उन्हीं की वेबसाइट पे मैं जाके squarespace.com पे मैं जाऊँगा, मैं वहीं पे वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा और उन्हीं से पब्लिश करवाऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने ये वेबसाइट डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम अपनी किसी होस्टिंग पे अपने कंप्यूटर पे चला लेते हैं भी। ठीक है, आगे हम जाके देखेंगे कि हम किसी होस्टिंग पे भी चला सकते हैं इसको, या किसी शेयर्ड होस्टिंग पे भी। अपनी होस्टिंग मुझे परचेज करनी पड़ेगी और उस पर चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्रीवेयर है। ठीक है, और ये कुछ हद तक इसमें आपको बेसिक फंक्शनैलिटी चाहिए और आगे जाके आपको जो प्लान है वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। वैसे ये दूसरा प्रीमियम प्लान है। ठीक है, $8 पर मंथ, फिर एक पर्सनल प्लान है $4 पर मंथ। ठीक है, तो ये फर्क है wordpress.com में और wordpress.org। ठीक है, अच्छा एक और सवाल आया था। अच्छा, आज लेक्चर 32 है, चलें इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। सर एसक्यूएल वर्डप्रेस में यूज होगी? एसक्यूएल वर्डप्रेस में इतनी ज़्यादा यूज नहीं होगी। अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे जाते हैं क्यूरीज लिखने के लिए, तब आपको यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लगइन लिखते हैं कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए, जो आपके क्लाइंट ने खुद से बताइए कि ये वाली प्लगइन की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तब आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी वर्डप्रेस में। नहीं तो जो आपके पीएचपी एप्लीकेशन थे उनमें आपको ये एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी। सर एडोब का क्रैक प्रोवाइड करते हैं? यार मैंने एक साइट लिखी थी यहाँ पे, गेट इनटू पीसी। वैसे आप उनसे पूछ लें, क्या नाम है, शाकिर। हाँ जी, आप उनसे पूछ लें, फॉर्म फिल कर लें, वो आपको वो बता देंगे। नहीं तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। किसका क्रैक चाहिए था, इलिस्ट्रेटर का? एडोब किसका क्रैक चाहिए? एडोब इलिस्ट्रेटर का चाहिए, फोटोशॉप का चाहिए? यहाँ पे ना आपको काफी सारे मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर, उनके क्रैक्स मिल जाएंगे। अच्छा, अच्छा कल वाला हम खोल लेते हैं। कल मैंने आपको एक फाइल दी थी, कोई खोल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये वाला लिंक भी खोल लेते हैं हम। अच्छा, बेसिक 2-3 मैं क्यूरीज चला लेता हूँ कल से। जिस तरह से ये वाली है क्यूरी, हमने देखा था कि ये डेटाबेस हमारे पास पड़ी हुई होती है और यहाँ एसक्यूएल में मैं स्टेटमेंट्स चला सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर्स में मैं क्यूरी चला लेता हूँ, तो सिलेक्ट ऑल जर्मनी कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट का मतलब होता है डाटा रिट्रीव करना। इसका मतलब होता है कि सारे कॉलम्स हमने दिखाए, फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं, क्योंकि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ये कस्टमर्स आ गया। वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। ठीक है, वेयर का क्लॉज क्या कर रही है, वेयर की क्लॉज हमारी रोज को स्पेसिफाई कर रही है। जिस जिस रो में जर्मनी आएगा वो वाली रो मुझे नजर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अगर रन एसक्यूएल करूंगा तो यहाँ पे देखें, सिलेक्ट ऑल मतलब सारे कॉलम्स आ गए मेरे पास। फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर का टेबल है। वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, मतलब जिस जिस कॉलम सॉरी जिस जिस रो में कंट्री की वैल्यू जर्मनी थी वो वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, फिर हमने एंड और भी देखे थे।
कमांड्स एंड सिटी इज इक्वल टू हैम्बर्ग लिखते हैं हम अगर, तो यहाँ पे देखें कि एक ही रिकॉर्ड आया हमारे पास जिसकी कंट्री जर्मनी है और सिटी हैम्बर्ग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं और लिखता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास सारे वो रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनकी कंट्री जर्मनी होगी और सिटी जो हैम्बर्ग होगी वो वाला रिकॉर्ड भी बीच में आ जाएगा। तो एंड और में ये वाला फर्क है कि एंड में दोनों कंडीशंस को मीट करता है और में दोनों एंड में दोनों कंडीशन को मीट करनी चाहिए जो भी हमारे पास रिजल्ट है, और में किसी भी एक कंडीशन को मीट कर दे तो वो रिजल्ट हमारे रिजल्ट सेट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने इंसर्ट इनटू देखा था एंड और के बाद ऑर्डर बाय देखा था, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या करता है कि अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ऑर्डर बाय सिटी कर देता हूँ मैं, ठीक है। सिंटेक्स एरर आ गया, ऑर्डर बाय मैंने गलत लिखा है। तो अब यहाँ पे देखें सिटी जो है मेरे पास अल्फाबेटिकली अरेंज हो गई है, ABCDEFHK, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ऑर्डर बाय कर सकते हैं। अगर मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय करना है तो DESC लिख दूंगा मैं पीछे, और यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया सिटी का, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हमने इंसर्ट इनटू की क्यूरी देखी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इंसर्ट इनटू में हम क्या करते थे, इंसर्ट इनटू में हम इस तरह से क्यूरी चलाते थे। कोई भी, अब हमने ये देख लिया डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कैसे करना है, डेटाबेस के अंदर डाटा डालना हो तो वो हम इस तरह से करते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर, जो टेबल होगा उसका नाम लिख लिया हमने, फिर उसके सारे कॉलम्स लिखेंगे जिस जिस कॉलम में हमने इंसर्ट करना, ठीक है। फिर उसकी वैल्यूज लिखेंगे जो जो वैल्यूज मैंने इंसर्ट करनी, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली इंसर्ट करता हूँ, अभी 91 92 रिकॉर्ड है, अगर मैं ये चलाता हूँ तो इसमें थोड़ा सा एक एरर है, ये काम रिमूव कर लीजिएगा। तो आप देखें ये रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 93 हो गए, ठीक है। तो आप कस्टमर्स के एंड पे जाएंगे तो वो यही वाला रिकॉर्ड हमारे पास दोबारा से एंटर हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने डिलीट की स्टेटमेंट देखी थी, ठीक है। तो डिलीट अगर हमने करना है तो इसी को हमने, ये डुप्लीकेट एंट्री है ना, इसी को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट delete from customers where customer ID is equal to 93rd रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है ना, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आया हुआ, ठीक है। तो खाली ये वाला रिकॉर्ड मैंने डिलीट करना है। अगर मैं किसी नाम से डिलीट करूंगा ना, वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू कार्डिनल, तो ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मैंने खाली एक रिकॉर्ड डिलीट करना है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मैं उसका जो ये कस्टमर आईडी होगा उससे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कस्टमर इज इक्वल टू 93, ठीक है। इसको मैं रन एसक्यूएल करता हूँ, तो ये देखें एक रो में चेंज इफेक्ट होगी और जो कस्टमर्स है हमारे दोबारा से 92 हो गए। ये देखें कस्टमर हमारे दोबारा से 92 हो गए, ठीक है जी। अच्छा, ये भी हमने देख लिया था। फिर अब हमारे पास आ गए थे 2-3 क्यूरीज रहती हैं इसमें, फिर हम फंक्शन एसक्यूएल के फंक्शंस को देख लेंगे। हाँ, टॉप का ऑपरेटर। अच्छा, अब टॉप का ऑपरेटर क्या करता है, टॉप का ऑपरेटर हमें जितने भी, अब रिजल्ट सेट में हमारे पास जिस तरह से हमने जर्मनी किया था ना कि कंट्री जर्मनी के सारे रिजल्ट दे दो, तो हमारे पास 6-7 रिजल्ट आ गए थे। तो अगर उनमें से मैंने टॉप 3 सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम टॉप की क्यूरी यूज करते हैं। द सिलेक्ट टॉप clause is used to specify the number of records to return. The select top clause can
बी वेरी यूजफुल ऑन ए लार्ज टेबल विद थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर कोई टेबल हो हमारे पास जिसमें थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने देखना हो कि प्राइस को अरेंजिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज कर दे, ठीक है, तो उसमें से जो हाईएस्ट प्राइस वाले होंगे वो तीन चीजें अगर मैंने रिटर्न करवानी होगी तो मैं उसमें से सिलेक्ट टॉप करवा सकता हूँ, ठीक है। रिटर्न ए लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड कैन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, नॉट ऑल डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट द सिलेक्ट टॉप क्लॉज। अच्छा, ये एसक्यूएल सर्वर में होता है सिलेक्ट टॉप, माई एसक्यूएल में होता है, माई एसक्यूएल में भी होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सिलेक्ट टॉप टू फ्रॉम कस्टमर्स। सिलेक्ट टॉप की क्लॉज मेरे ख्याल में शायद ना चले, इसको देख लेते हैं, चला। हाँ, ये नहीं चलेगी क्लॉज, ये माई एसक्यूएल की है ही नहीं मेरे ख्याल में, ये एसक्यूएल सर्वर में चलेगी। चलें, अच्छा अब हम देख लेते हैं लाइक का ऑपरेटर, ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है लाइक का। यूजुअली जब हमने डेटाबेस से क्वेरी करनी होती है ना, कोई चीज सर्च करनी होती है किसी जगह पे, किसी एप्लीकेशन में या डेटाबेस में कोई चीज सर्च करनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, वहां पे आपने कोर्स रजिस्टर करना है, तो कोर्स को आपने नाम से सर्च करना है, ठीक है। तो उसके उसमें फिर आप इस तरह की उसमें जो क्वेरी लिखेंगे ना, उसमें आप लाइक काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। अच्छा, लाइक ऑपरेटर करता क्या है? द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन ए वेयर क्लॉज। लाइक ऑपरेटर जो है ना, ये वेयर क्लॉज के साथ इस्तेमाल करता है होता है टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम। ये एक कॉलम के अंदर, अब वेयर क्या करता है, वेयर जो है वो कॉलम की वैल्यूज को स्पेसिफाई करता है कि अगर ये कॉलम में ये वैल्यू है तो मुझे रिकॉर्ड को रिटर्न कर दो। लेकिन वेयर के साथ हम लाइक क्यों यूज करते हैं कि मैंने, अगर मुझे नहीं पता पूरा लेटर क्या है, मुझे खाली पैटर्न पता है, ठीक है, तो स्पेसिफाइड पैटर्न जो है वो सर्च करने के लिए मैं लाइक का ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह से ये है एक, ठीक है, तो अगर इसको हम चलाएं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक एस, ठीक है। अब ये एस और परसेंटेज, इसका क्या मतलब है, इसको मैं चलाता हूँ ना अगर, तो सारी वो सिटीज आ जाएंगी जिनका नाम एस से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये देखें आप जरा, अच्छा, सिटी लाइक एस परसेंटेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, शुरू में ऐसा है और आगे कुछ भी आ जाए। परसेंटेज का मतलब होता है ये है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि आगे कुछ भी आ जाए लेकिन शुरू में उसके एस आना चाहिए, और इसलिए हमने लाइक का कीवर्ड यूज किया कि इस तरह का पैटर्न मैच करे, ठीक है। ये पैटर्न मैंने स्पेसिफाई किया कि शुरू में ऐसा है, आगे कुछ भी आ जाए। और यहाँ पे आप सिटी देखेंगे कि सिटी में आपको सारा जो जो भी सिटी एस के नाम से शुरू हो रही थी वो यहाँ पे लिस्ट होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे अगली क्यूरी, अच्छा ये मैंने कट कर दी थी यहाँ से, तो यहाँ से मैं अच्छा अब ये देखें, ये क्या कर रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर विद कंट्री लाइक परसेंटेज लैंड परसेंटेज। इसका मतलब है कि जिस जहाँ पे भी, अच्छा वो था, अगर मैं इस तरह करता हूँ ना, इसका मतलब होता है शुरू में लैंड आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो इसका मतलब है कि कहीं पे भी दरमियान में, शुरू में या एंड पे कहीं पे भी लैंड आ जाए तो वो वाला रिकॉर्ड रिटर्न कर दे। अगर मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एंड के ऊपर लैंड आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज का साइन होता है, इसका मतलब है कि आगे कुछ आए या ना आए, पीछे कुछ आए या ना आए, लेकिन दरमियान में ये लैंड आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ क्यूरी को, तो हमारी क्यूरी क्या थी कि वो वाले कस्टमर को रिटर्न करें जिनकी कंट्री के अंदर लैंड आता है, कहीं पे भी आगे पीछे दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कंट्री में स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, ठीक है। तो ये सारे वो वाले रिकॉर्ड रिटर्न हो गए जिनके अंदर लैंड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये क्यूरी देख लें आप कि पहले तो हमने लाइक यूज करना है, उसके बाद हमने पैटर्न देना है, पैटर्न में हम परसेंटेज दे के हमने, अच्छा इसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला चीज ना आए,
तो मैं इसके पीछे नॉट लगा दूंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ एसक्यूएल को, तो ये अब पोलैंड, जर्मनी और सॉरी पोलैंड, न्यूजीलैंड वगैरह ये वाले सारे रह के वो बाकी सारे रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि सर ये क्यूरीज डेवलपर यूज करता है बट वेबसाइट एडमिन तो क्यूरीज यूज नहीं करेगा, एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू को बता दें प्लीज। हाँ, एडमिन ने तो मैनेज करना है खाली साइट, ठीक है, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो तो हम तो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं ना, ठीक है, तो हमने तो बनानी है वेबसाइट। अगर आपने मॉडिफिकेशन भी करनी है वर्डप्रेस की वेबसाइट में या अपनी वेबसाइट में, तब भी आपको ये क्यूरीज का पता होना चाहिए। लेकिन अगर एडमिन है तो एडमिन को तो खाली काफी सिंप्लीफाइड चीजें मिलके बनी हुई होंगी। ठीक है, तो मतलब ये कोर्स जो है ये डेवलपर्स के लिए ही है एक तरीके से कोर्स, ठीक है, ये एडमिन्स के लिए कोर्स नहीं है। ये नॉट लाइक हमने देख लिया, ठीक है, लाइक और नॉट लाइक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमने देख ली, ये भी एक्सप्लेन कर दी मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इन ऑपरेटर में, ठीक है। अच्छा, अब इनका मतलब क्या, इन ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं हम, जब हमने मल्टीपल वैल्यूज देखनी हो, ये वेयर क्लाउज के साथ यूज होगा। द इन ऑपरेटर अलाउज यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लाउज, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ से ये देख लें, ये क्यूरी क्या कह रही है, क्यूरी हम लिखते हैं, ये कह रही है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन पेरिस कॉमा लंदन। अच्छा, अब यहाँ पे वेयर सिटी लिखता मैं तो सिटी इज इक्वल टू पेरिस आ जाता, ठीक है, लेकिन अब इन लगाया मैंने तो मैं अब मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तो मैंने 2 वैल्यूज दी हैं, यहाँ मैं 15-20 जितनी मर्जी आप चाहें वैल्यूज दे सकता हूँ। तो इनका काम किस लिए, अच्छा अभी हम वेयर के साथ दो चीजें पढ़ी है, एक तो लाइक है, लाइक का काम क्या है कि वो पैटर्न मैच करता है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि वो मल्टीपल वैल्यूज को अलाउ करता है वेयर क्लॉज के साथ यूज करने के लिए, ठीक है। अब मैंने रन किया ये, तो आप देखें कि जो लंदन और पेरिस ये वाली सिटी हमारे पास आ गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और भी ऐड करना चाहूँ, ऐड कर लिया हमने, और ये हैम्बर्ग आ गया। अ, और कौन सी सिटीज है, ठीक है। तो जो जो भी सिटी मैंने मेंशन की है वो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कभी ना कभी आपने इस तरह किया होगा कि आपने कोई आपके पास ग्रिड बना हुआ हो सामने, ग्रिड होता है क्रिएट लीड अपडेट लीड वाला टेबल होता है, खैर आपने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए हो यहाँ पे साइड में, फिल्टर किए हो कि ये इस तरह के, जिस तरह आपने प्रोजेक्ट्स में किया होगा फ्रीलांसर में, प्रोजेक्ट सर्च कर रहे होते हैं कि इससे 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 रिलेटेड आ जाए प्रोजेक्ट, तो वो असल में पीछे जो है वो बैक एंड के ऊपर वो इसी तरह की कोई क्यूरी चल रही होती है कि वो वाले सारे प्रोजेक्ट्स रिटर्न करते जिनके अंदर स्किल्स जो है वो ये वाले मेंशन है, ठीक है। तो वो इस तरह की क्यूरी को चल रही होती है पीछे। अच्छा जी, अब बिटवीन ऑपरेटर पे आ जाते हैं। जो बिटवीन ऑपरेटर है ना वो अच्छा, अब ये वाली जो थी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, इन वाला जो ऑपरेटर है ना हम यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज या कह लें अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग वैल्यूज पे यूज करते हैं। जो बिटवीन वाला ऑपरेटर है यूजुअली वो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पर यूज करते हैं, ठीक है। अब ये वाला यूज कैसे करते हैं कि हम बता देते हैं कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई वैल्यू है ना तो उसके दरमियान में जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास उनको रिटर्न कर। The between operator selects values within a range. The values can be number, text और dates, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर between का हमारे पास हो गई,
select all from products where price between 10 and 20। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि सारे प्रोडक्ट्स में से सारे प्रोडक्ट्स के सारे कॉलम्स रिटर्न करने हैं जिनमें प्राइस जो होगी वो 10 से 20 के दरमियान होगी। अच्छा, अगर मैं वैसे आपको प्रोडक्ट्स का कॉलम दिखा दूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में 77 आइटम्स है। ठीक है, अब 77 आइटम्स हैं जिनमें से प्राइस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक उनकी डिफरेंट प्राइस है। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्यूरी क्या लगाई है, क्यूरी हमने ये लगाई है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। तो अब जिनकी प्राइस 10 से 20 के दरमियान होगी ना वो वाली चीजें आ जाएंगी, और उसमें ये वाली नहीं आएगी 22, 21.35, 30, 40, 97। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 77 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन हम कौन से रिकॉर्ड्स मांग रहे हैं जिनकी प्राइस 10 और 20 के दरमियान में है। तो ये बिटवीन वाला जो काम है आप यूज करके इस तरह की रेंज के अंदर निकाल सकते हैं कि 10 से 20 तक जिसकी प्राइसेस हैं खाली वो वाले रिकॉर्ड्स आ जाए। तो वो वाले 29 रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं बिटवीन का ऑपरेटर देख लिया है, एलियासेस हम बाद में देख लेंगे। इंसर्ट इनटू सिलेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा ये देख लेते हैं। अच्छा, इंसर्ट इनटू हमने ये देख लिया था, क्रिएट डेटाबेस वगैरह वाली स्टेटमेंट्स आ गई। चलें अब हम एसक्यूएल के फंक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, आगे जाके क्रिएट टेबल वगैरह ये हम बाद में देख लेंगे, क्रिएट टेबल, ड्रॉप इंडेक्स वगैरह। ठीक है, अब हम आते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स को देख लें पहले, क्या फंक्शंस को देख लें। पहले हम फंक्शंस को देख लेते हैं क्योंकि फंक्शंस जो हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम एग्जांपल करते जाएंगे उसकी, तो आपको वो भी समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? सर ये क्यूरी सर्च में यूज होंगी? हाँ जी, ज्यादातर क्यूरी सर्च में, और भी जो भी मतलब आपके पास बैकएंड से डाटा आता है ना, कुछ भी नजर आ रहा होता है वो सर्च से ही नजर आ रहा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे ये एक वर्डप्रेस पे बना हुआ ब्लॉग है और इसके ऊपर जो डाटा आ रहा है वो सारे का सारा जो डाटा आ रहा है वो क्यूरीज के थ्रू ही आ रहा है, क्योंकि ये कह लें ये सारे का सारा जो डाटा है ये क्या है, ये डायनामिक कंटेंट है। ठीक है, तो जो डायनामिक कंटेंट है वो कहाँ से आता है, वो डेटाबेस से आता है। डेटाबेस से हम कैसे रिट्रीव करते हैं, कोई ना कोई क्यूरी यूज करके रिट्रीव करते हैं। ठीक है, बटन यूज होगा और बैक एंड पे यूज होंगे। हाँ, फ्रंट एंड पे बटन होगा, फ्रंट वो भी हम देख लेंगे, वो हम ये माई एसक्यूएल कंप्लीट होता है ना, तो जो अगला लेक्चर होगा वो HTML, PHP और माई एसक्यूएल इसको कंबाइन करना होगा। Row all select queries are used to get search data. Insert into is used to feed data into database। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट की क्यूरी यूज करते हैं और इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट की क्यूरी यूज करते हैं। इसी तरह कोई रिकॉर्ड मैंने डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट की क्यूरी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे थोड़ा सा आगे जाके ना ये बल्कि हमारे 2 लेक्चर्स और रह गए, उसके बाद हम ये पढ़ लेंगे कि मैं कोशिश करता हूँ ये आज जल्दी जल्दी कवर करवा दूँ फंक्शन और ये दूसरी चीज़ें, ताकि हम वो देख लें। अच्छा, अब हम एसक्यूएल फंक्शंस पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा, एसक्यूएल हैज मेनी बिल्ट इन फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑन डाटा। अच्छा, अब भी जो हमने सेलेक्ट से रिट्रीव किया ना, जो भी हमने रिट्रीव किया, इंसर्ट किया, जो भी काम किया हमने, उसमें आपने देखा होगा कि हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की, जो डाटा है ना वो उसी तरह रिटर्न हो रहा है। लेकिन हमें कई दफ़ा इस तरह की चीज़ चाहिए होती है कि फॉर एग्जांपल अगर इन्वेंट्री का कोई डाटा है कि टोटल इन्वेंट्री मेरे पास कितनी पड़ी है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है एक रिकॉर्ड में, एवरेज प्राइस क्या है अगर मेरे पास कोई चीज़ सेल हो रही है, या टोटल प्राइस अगर टोटल मेरे पास बनती है कितनी आइटम्स हैं
और उसको मैं मल्टीप्लाई करूं कितने मेरे पास उसकी प्राइस है, ठीक है। तो अब ये वाली कैलकुलेशन तो यूजुअली हम बैकएंड पे करते हैं, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन हम PHP से कर सकते हैं, लेकिन अगर यही वाले फंक्शंस जो हैं ये हमें MySQL भी दे रहा होता है कि MySQL के ऊपर मैं MySQL से मैं एग्रीगेटेड रिजल्ट ही लेके आऊँ, ठीक है। तो अब ये फंक्शंस क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं, अच्छा काफी सारे फंक्शन के टाइप है, एक एग्रीगेट फंक्शन है, एक स्केलर फंक्शन है। अब एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, SQL aggregate function return a single value calculated from values in a column, ठीक है। एग्रीगेट क्या करता है, अगर आपको वैसे एग्रीगेट का लिटरल मीनिंग बताओ तो इसको कह लेंगे समराइज करना या कलेक्ट करना, एग्रीगेट करने को कहते हैं, ठीक है। कलेक्ट करना ही कह सकते हैं, इसके क्लोजेस्ट डेफिनेशन ये। अच्छा, तो एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज में से जो एक पूरे कॉलम की वैल्यूज होती हैं उस सारे को प्रोसेस करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन किस तरह के होते हैं, ठीक है, यूजफुल एग्रीगेट फंक्शन, ये कुछ फंक्शन हैं, ठीक है, इसके अलावा भी फंक्शन होते हैं। तो जिस तरह एवरेज है, एवरेज क्या करता है, एवरेज को हम 10-12 नंबर देते हैं, उनमें से वो एवरेज जो है वो फिर मुझे एक वैल्यू रिटर्न करता है। काउंट, काउंट भी क्या होगा कि 10 मैं जितनी भी वैल्यूज दे दूंगा उसको, काउंट जो होगा वो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो क्या बताएगा कि कितने नंबर कितने वैल्यूज थे अंदर। फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू देगा, उसमें से लास्ट क्या करेगा, लास्ट वैल्यू। मैक्सिमम क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू, जितने भी नंबर दूंगा एक वैल्यू इनमें से मैक्सिमम होगी ना, तो वो एक वैल्यू वो रिटर्न करेगा, वो मैक्सिमम होगी। और मिनिमम एक मिनिमम वैल्यू, सम क्या करेगा, सारों को ऐड कर देगा, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या करते हैं, काफी सारे नंबर लेते हैं, एक पूरा कॉलम लेते हैं और मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्केलर फंक्शन क्या होते हैं, स्केलर फंक्शन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू बेस्ड ऑन द इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उनमें इनपुट में भी मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, लेकिन स्केलर फंक्शन में यूजुअली क्या होता है कि एक वैल्यू आती है और उसी को फिर हम क्या लेंगे, एक ही वैल्यू आउटपुट में इनपुट में आती है और एक ही वैल्यू हम आउटपुट में आती है। अच्छा, अब ये यू केस एल केस ये क्या करते हैं, जो भी मैं स्ट्रिंग दूंगा इसको ये अपर केस में कर देगा, उसको एल केस क्या करेगा, लोअर केस में कर देगा। मिड क्या करेगा, जो स्ट्रिंग दूंगा ना उसके मिडिल कैरेक्टर ये मुझे रिटर्न करके दे देगा। लेंथ क्या करेगा, LEN, ये क्या करेगा, मुझे जो जितनी भी स्ट्रिंग दूंगा ना वो टेक्स्ट फील्ड होगी या स्ट्रिंग होगी उसकी मुझे लेंथ निकाल के दे देगा, ठीक है। और इसी तरह के कुछ स्केलर फंक्शन है, हमारे काम के क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है। स्केलर फंक्शन भी हम देख लेंगे बाद। अच्छा, तो जो मैंने आपको फाइल दी है वो भी मैं खोल लेता हूँ, एसक्यूएल फंक्शंस की फाइल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहला है हमारे पास एवरेज का फंक्शन, ठीक है। अब एवरेज के फंक्शन को यूज किस तरह से करना है, ठीक है। एवरेज आपको वैसे तो पता होगा ना कि सारों को ऐड करके डिवाइड करते हैं टोटल नंबर जितनी चीजें हमने ऐड की, ठीक है। अच्छा, ये पहली क्वेरी है, इसको हम देख लेते हैं। क्या एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक कॉलम पे यूजुअली चलता है और ये एवरेज हमें निकाल के देता है, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है, सेलेक्ट एवरेज प्राइस। अगर मैं ये ना भी करूं अभी, मैं आपको ये इसका इसका बाद में बताता हूँ। सेलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये एवीजी क्या है, ये मेरा फंक्शन है। अगर मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। प्राइस एक कॉलम है, ठीक है। अगर मैंने इसको इसकी एवरेज निकालनी है प्राइस की, ठीक है, यहाँ पे देखें आप काफी सारी वैल्यूज हैं और काफी सारे क्या लें कि प्राइसेस, डिफरेंट प्राइसेस हैं हर उसकी प्रोडक्ट की। तो अगर मैंने एवरेज निकालनी है तो मैं एवीजी यूज करूंगा और उसके अंदर ये जिस तरह फंक्शन होता है उसी तरह फंक्शन है और उसके अंदर मैं प्राइस लिख दूंगा, ठीक है। सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब मैं इसको रन एसक्यूएल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ही वैल्यू आई है एवरेज प्राइस की 28.866 करके, ठीक है। तो अब ये एवरेज प्राइस क्या, उसने सारे पूरे कॉलम को मैच सम किया और डिवाइड किया उसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट से और फिर उसके बाद हमारे पास ये एवरेज प्राइस आ गई, ठीक है। अच्छा, और हाँ, और दूसरी चीज क्या थी, एज एवरेज प्राइस। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एलिया सेट किया, ठीक है। अभी ये क्या आ रहा है, एवीजी प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है जो फंक्शन हमने
अप्लाई किया, ठीक है। अगले लेकिन मैं ये एज एवरेज प्राइस करूंगा तो ये एवरेज प्राइस इसका एलियस बन जाएगा। अब एलियस क्या होता है, एलियस कह लें आप शॉर्ट फॉर्म या निकनेम या इस तरह की चीज जो होगी उसको हम एलियस कहेंगे। अब ये एवरेज प्राइस देखें, अब यहाँ पे मेरे पास एवरेज प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी तो हम सिंगल क्यूरी यूज करें, जब हम क्यूरी के अंदर क्यूरी यूज करेंगे तब आपको इसका और ज्यादा यूज समझ आएगा, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्राइस हमने देख लिया। एक और क्यूरी है हमारे पास, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उसको भी चला के देख लेते हैं। ये है हमारे पास क्यूरी, ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेयर एवरेज प्राइस इज ग्रेटर देन। अब ये देखें, ये आ गई है क्यूरी, ठीक है। सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहां पे क्या आएगा मेरे पास, सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यहां पे मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्यूरी क्या कर रही है कि हमें खाली प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम और प्राइस चाहिए प्रोडक्ट्स के टेबल में से, जहां पे प्राइस क्या होगी, एवरेज प्राइस से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये देखें, अगर मुझे खाली वो वाली प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपका कोई क्यूरी ऐसे आया, कोई बटन इस तरह के बने हुए हैं कि जो एवरेज प्राइस है उससे ज्यादा, जो फिल्टर में अगर इस तरह के बटन बने कि एवरेज प्राइस से ज्यादा वाली प्रोडक्ट्स को दिखाएं, यूजुअली आपने कोई मोबाइल साइट या प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन देखने होते होंगे, तो उसमें यूजुअली इस तरह की क्यूरीज लगती हैं। अब यहाँ पे अच्छा एरर कहाँ पे आ रहा है, ये तो यहाँ पे देखें, ये एवरेज प्राइस जो है क्या थी हमारी, 28 बन रही थी कुछ, ठीक है। तो 28 से भरी जितनी भी आइटम्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही, ठीक है। तो ये अच्छा, ये दो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ये क्यूरी विद इन ए क्यूरी है, ठीक है, एक ये क्यूरी है, ये पहले कैलकुलेट होगी, ये कैलकुलेट होकर इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है 28, ठीक है। अब 28 यहाँ पे रख लें आप, ठीक है, जहन में कि ये 28.8 जो भी आती है, ठीक है। सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन दिस, अब ये वाली क्यूरी बन जाएगी, ठीक है। अब ये वाली क्यूरी इसलिए बनी है क्योंकि हमने पहले यहाँ पे एवरेज प्राइस निकाल के रख ली, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी के, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, चलें, ये सिंपल सा फंक्शन है वैसे, लेकिन अब हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स इस लिहाज से जा रहे हैं कि क्यूरी के अंदर क्यूरी यूज करना शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं काउंट का फंक्शन, ठीक है। काउंट का फंक्शन नाम से ही जाहिर है कि ये काउंट करके देगा चीजों को, तो हम अगर काउंट की क्यूरी लगाएं यहाँ पे, तो बड़ी सिंपल सी क्यूरी है, ठीक है। सिलेक्ट काउंट फ्रॉम ऑर्डर, अच्छा सिलेक्ट काउंट, ये क्यूरीज थोड़ी थोड़ी गलत लिखी हुई है, ये आप इसको सही कर लीजिएगा। सिलेक्ट काउंट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये काउंट के आगे मुझे ये देना है ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब ये मुझे पता चल गया कि टोटल ऑर्डर आईडी कितने हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर्स यहाँ पे देखते हैं, तो अब मैं अगर ये लिखता हूँ सिलेक्ट, इसको काउंट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 196, ठीक है। अब अगर मैंने देखना टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ऑर्डर डिटेल्स में अगर देखें हम, तो ये टोटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट
सम क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है टोटल, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, तो ये मेरे पास, अब ये इसने क्या रिटर्न किया कि ये टोटल कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर आए मेरे पास, तो ये 12743 ये वाली क्वांटिटी आ रही है मेरे पास। ठीक है, खैर मैंने सम भी यूज कर लिया, आगे हमारे पास सम भी आ जाएगा। तो आप देखें काउंट का भी सिंपल ये फंक्शन है आपके पास, एग्रीगेट फंक्शन है, ये पूरे कॉलम को लेता है और पूरे कॉलम्स में कितनी वैल्यूज हैं ये हमें रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया था, इसको बंद कर देते हैं। ये एक क्यूरी है, इसको चला के देखते हैं हम, ये क्यूरी का कह रही है। अब ये कह रही है सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी एज नंबर ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम ऑर्डर आईडी। अच्छा अब इसको मैं चलाता हूँ, अच्छा पहले मैं डिस्टिंक्ट के बगैर चला के दिखाता हूँ। तो ये क्या रिटर्न करेगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, 196। ठीक है, लेकिन ये 196 कहाँ से निकालें, अब मेरे यहाँ पे कस्टमर तो टोटल 92 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे 196 कैसे निकाल दिए, क्योंकि ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऑर्डर्स थे, जितने ऑर्डर्स दिए हैं उनके अगेंस्ट कस्टमर आईडी है, तो वो हमारी 196 आ गई। लेकिन अगर मैं डिस्टिंक्ट कस्टमर निकालता हूँ, यहाँ पे एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स दिए होंगे, तो इस वजह से वो यहाँ पे देखें मैं ऑर्डर्स में है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कस्टमर आईडी से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर, इसको हम ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखें 4 ने 2 ऑर्डर दिए हुए, 5 ने 3 ऑर्डर दिए हुए, 7 ने 4 ऑर्डर दिए हुए, 8 ने 1 ऑर्डर दिया हुआ, 9 ने 3 ऑर्डर दिए हुए, कस्टमर नंबर 9 ने, 10 ने 4 ऑर्डर दिए हुए। तो इसलिए अगर मैंने ऑर्डर के टेबल से नंबर ऑफ कस्टमर निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे, सेलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स एज नंबर ऑफ कस्टमर रख देते हैं, इसका एलियस हम अब ये कह रहे हैं 196 कस्टमर, लेकिन मुझे पता है कि ये 196 कस्टमर नहीं है, वो एक कस्टमर ने क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर दिया हुआ है तो वो मल्टीपल टाइम्स उसको काउंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टिंक्ट का कीवर्ड, हमने याद है ना आपको पहले भी यूज किया था। अब मैं कह रहा हूँ कि जो डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी है खाली उनको काउंट करें। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएंगे 74। तो 92 कस्टमर्स में से 74 कस्टमर्स ऐसे हैं मेरे पास जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, सर इसमें ब्रैकेट्स किस पर्स के लिए यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं कि पहले वो वाली चीज कैलकुलेट हो जो एक क्यूरी है, क्यूरी के अंदर क्यूरी होती है ना यूजुअली, तो वो ब्रैकेट उसके लिए इस्तेमाल होती है, वैसे तो फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल हो रही होती है। कॉलम नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, जी बिल्कुल कॉलम नेम केस सेंसिटिव होते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो माई एसक्यूएल को भी ये जो सारी चीज़ें लिखनी है ना आपने, ये भी कैपिटल में लिखते हैं। ये पहले होती थी केस सेंसिटिव, अब ये केस सेंसिटिव नहीं है, जिस तरह सेलेक्ट अपडेट वगैरह, लेकिन कॉलम नेम जो है वो केस सेंसिटिव भी होते हैं। सर नंबर ऑफ कस्टमर ऑलरेडी कॉलम है या ये क्यूरी है, अच्छा ये मैं आपको अभी बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। और बाकी वाले नो एसक्यूएल क्वेरीज आर नॉट केस सेंसिटिव। हाँ, एसक्यूएल क्वेरीज जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन जो ये आपके नाम है ना, कॉलम के नाम, जिस तरह कस्टमर आईडी है, ये केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, अगर मैं कैपिटल लिखता हूँ कस्टमर आईडी को तो वो फिर मसला हो जाएगा। अच्छा एक और सवाल किसी ने पूछा था कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है कस्टमर्स ऑलरेडी कॉलम है या ये क्यूरी है,
अच्छा, अब मैंने ये क्यूरी चलाई है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कस्टमर्स। ये क्या है असल में, ये जो है ये एलियास है नंबर ऑफ कस्टमर, लेकिन ये हमने खुद से टेबल क्रिएट किया है, खुद से रिजल्ट सेट क्रिएट किया है। ये रिजल्ट सेट है ना, ये रिजल्ट सेट का एक कॉलम है, ये खुद से क्रिएट किया हमने, ठीक है। अगर मैं इसको एज ना लिखूं तो ये मेरे पास डिस्टिंक्ट कस्टमर आ जाएगा, काउंट डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी, ठीक है, ये लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन ये भी क्या है, ये हमारे रिजल्ट सेट का कॉलम है जो पहले डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। डेटाबेस में आपको कहीं ये वाली चीज नजर नहीं आएगी, तो ये हमने खुद से क्रिएट किया रिजल्ट सेट के अंदर, ठीक है। तो उसको मैं नाम चेंज कर सकता हूँ एज करके, मैं उसको कोई भी नाम दे सकता हूँ एज नंबर नंबर कस्टमर्स लिख देता हूँ, ठीक है। या इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जो कुछ भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये हैशटैग नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है। तो ये कस्टमर्स लिख लिया मैंने, 74 आ गया। तो ये अब आपकी क्या बन गई है, ये आपका रिजल्ट सेट के अंदर एक कॉलम बन गया, ठीक है। और इस कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू है, ये स्केलर वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हम इसको एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, हाँ, अब फर्स्ट का फंक्शन आ जाता है, यहाँ से देख लें हम क्यूरीज। हाँ, फिर मैक्स की मैक्स की फंक्शनैलिटी है, मैक्स की फंक्शनैलिटी बहुत आसान फंक्शनैलिटी है। मैक्स की फंक्शनैलिटी क्या करेगी, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगी। सिलेक्ट मैक्सिमम प्राइस एज हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में प्राइस का कॉलम आपने देखा था, उसमें जो भी हाईएस्ट प्राइस होगी वो रिटर्न कर देगी मैक्स की वैल्यू, ठीक है। जो मिनिमम की वैल्यू है, मिन का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, जितने पर प्राइस का कॉलम है उस पूरे कॉलम में से जो लोएस्ट वैल्यू है वो रिटर्न कर देगी। और इसको हम हाईएस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, इसको हम लोएस्ट प्राइस लिखेंगे। ये लोएस्ट प्राइस ये है मिनिमम, और मैक्सिमम प्राइस आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट का एग्जांपल आ गया, चलें फर्स्ट लास्ट मैक्सिमम मिनिमम सम हमने देखा ना, सम दोबारा देख लेते हैं। सम टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आइटम, यही मैंने किया था वैसे, तो ये हमारे पास सम हो जाएगा। सिलेक्ट सम क्वांटिटी एज टोटल आइटम्स ऑर्डर्ड फ्रॉम ऑर्डर डिटेल। चलें इसको मैं अगर चलाता हूँ तो ये सम आ जाएगा मेरे पास 12743, ये टोटल नंबर कितने आइटम ऑर्डर हुए हैं वो क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने कुछ और सम करना है तो मैं कुछ और भी सम कर सकता हूँ, लेकिन यूजुअली ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को सम करके मुझे बताता है कि ये हमारी क्वांटिटी है। अच्छा सर, एसक्यूएल टेबल नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। हाँ सॉरी, टेबल नेम्स मैंने कह दिया, टेबल की जो वैल्यूज होती है ना, टेबल की वैल्यूज जो होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, ये मैं आपने बिल्कुल सही कहा। फॉर एग्जांपल ये कंट्री है ना, मैं जर्मनी को कैपिटल में लिखूंगा तो वो मसला हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं इसलिए वो केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। ये मैं कंफ्यूज कर गया था। तो जिस तरह सिटी है, हैम्बर्ग को मैं कैपिटल लिखता हूँ तो वो मुझे रिजल्ट शो नहीं करेगा, या कॉन्टैक्ट नेम में सारे कैपिटल लिखूंगा तो वो मुझे रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू मुझे पॉइंट आउट करने के लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। ग्रुप बाय स्टेटमेंट। अच्छा, ये ग्रुप बाय के लिए ना पहले हमें देखना पड़ेगा, ज्वाइन देखना पड़ेगा मेरे ख्याल में, ऐसे ही है। ग्रुप बाय के ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम ज्वाइन देख लें। ग्रुप बाय के अंदर हम पहले ज्वाइन देखना, फिर हम ग्रुप बाय के ऊपर आ जाएंगे। पर हैविंग की क्लॉज भी यही ग्रुप बाय के अंदर ही आएगी। ठीक है। अच्छा, हम कंस्ट्रेंट्स को देख लेते हैं अभी। आगे ज्वाइन पे जाने से पहले ना हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, जल्दी से हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं कंस्ट्रेंट्स को, फिर हम ज्वाइंट्स को देखेंगे। अच्छा, अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स असल में सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आप स्पेसिफाई करते हैं कोई भी टेबल बनाते हुए, ठीक है। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डाटा इन अ टेबल,
ठीक है। अभी कंस्ट्रेंट्स किस तरह के होते हैं कि आपने किस तरह की वैल्यू एंटर करनी है या नहीं कर सकते आप, ये आप कह लें डेटाबेस के अंदर आप कह लें कि एंट्री के वक्त किन रूल्स को आपने फॉलो करना है, वो जो डिफाइन करते हैं ना सेट ऑफ रूल्स, उनको आप कंस्ट्रेंट्स कह देते हैं। if there is any violation between the constraint and the data action मतलब insert update read में कोई भी constraint की violation होती है तो क्या होता है, the action is aborted by the constraint, तो वो जो constraint है वो वाला काम होने नहीं देता। for example अगर मैं यहीं पे दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखें जो कस्टमर आईडी देख रहे हैं ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 ये इस तरह चलता आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कस्टमर आईडी 101 एंटर करने की कोशिश करूं तो वो होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? अगर अब मुझे नहीं पता ये डेटाबेस के अंदर पीछे किस तरह से काम कंस्ट्रेंट लगा भी हुआ या नहीं लगा हुआ, तो अगर मैं यहाँ 92 के बाद 101 एंटर करता हूँ तो वो जो ऑटो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है वो उसको रोक देगा। दूसरी चीज़, जहाँ पे ये नंबर है, अगर ये नंबर है इंटीजर है, ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि यहाँ पे इसके अंदर इंटीजर ही स्टोर हो, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को डालता हूँ, एबीसी डालता हूँ कोई, तो वो भी वैसे तो अगर कोई भी किसी भी कॉलम में मैं एबीसी डाल सकता हूँ, लेकिन जो कॉन्स्ट्रेंट होगा वो लगा हुआ होगा इसके ऊपर कि ये वाला खाली इंटीजर वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई डेट वगैरह हो या पोस्टल कोड हो, कि पोस्टल कोड की एक लेंथ स्पेसिफाइड होगी कि दुनिया में इससे बड़ी लेंथ का पोस्टल कोड नहीं होता, तो वहाँ पे पोस्टल कोड के अंदर ये वाली कंस्ट्रेंट लगी होगी कि जो पोस्टल कोड की वैल्यू है उसके अंदर इससे बड़ी वैल्यू मैं ना डाल सकूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, इस तरह के जो रूल्स होंगे उसको हम कंस्ट्रेंट कह देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ इस तरह के भी कंस्ट्रेंट हो जाते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के, उनके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्राइमरी की को मैं जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जब आ जाती है हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्रिएट टेबल की क्यूरी हमने नहीं देखी थी, इसलिए नहीं देखी थी कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। ये मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ स्लैब के ऊपर। अच्छा, ये अब कंस्ट्रेंट्स हम देख रहे हैं, उनको देख लीजिएगा आप। खोल भी लेता हूँ। अच्छा, वैसे ही कंस्ट्रेंट ही आ गया हमारे पास। अच्छा, ये आपने कहाँ पे चलाना है? ये आपने चलाना है, भी मसला होगा इसका। तो हम क्या करते हैं, हम एक इसके लिए अपनी डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे क्रिएट टेबल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ PHP माई एडमिन। अच्छा, PHP माई एडमिन मैंने आपको बताया था ये क्या चीज़ है। ये आपकी डेटाबेसेस का डैशबोर्ड है। जितनी भी डेटाबेसेस बनी हुई होंगी आपकी, वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे हम नई डेटाबेस बना लेते हैं। उसको डेटाबेस ऑनलाइन यार का नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये है आपका GUI, ठीक है। अब GUI से भी आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये SQL भी नजर आएगी आपको, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में जाके देखें, ये मुझे कह रहा है कि टेबल बनाना है, उसके कितने कॉलम्स रखने हैं। मैं यहाँ से भी टेबल बना सकता हूँ, उसके कॉलम रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स का टेबल बनाता हूँ, अगर तो उसके कॉलम मैंने 4 रखने में वो करता हूँ, तो ये मेरे से पूछेगा कि किस क्या नाम रखना है, इंटीजर वैल्यू रखनी है आपने, एट्रीब्यूट इसके किस तरह के होने चाहिए, बाइनरी अनसाइड, नल नॉट नल वैल्यू रखनी है, इसकी कोई प्राइमरी इंडेक्स बनाना है, इसको फॉरेन की बनाना है किसी चीज़ का, ये तो ये वाली सारी ऑप्शन मुझे यहाँ पे आ रही होती है। लेकिन हम क्या देखेंगे, हम SQL को देखेंगे, ठीक है। हम SQL से टेबल बनाने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, अब कंस्ट्रेंट्स तो हमने देख लिया। ये कंस्ट्रेंट्स हमारे फंक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हम बनाते हुए, डाटा बनाते हुए टेबल बनाते हुए रखते हैं। ठीक है, यूजुअली हम टेबल किस तरह से बनाते हैं, क्रिएट टेबल की क्वेरी इस तरह से होती है कि क्रिएट टेबल, क्रिएट इस तरह से हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं एसक्यूएल में, तो क्रिएट टेबल क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा, आगे मैं टेबल का नाम दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये ज्यादा जिस तरह से कह लें फंक्शन डेफिनेशन की तरह ही होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन जिस तरह से लिख दिया आपने, उसके बाद डाटा की वैल्यूज बता दी। अच्छा, फिर कॉलम 1 का नेम आ जाएगा, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डेट है, कुछ भी है, उसका साइज के कितना साइज आना चाहिए, और फिर कंस्ट्रेंट का नाम आ जाएगा। ठीक है, कि आपने इसको कौन सा कंस्ट्रेंट असाइन करना है। ठीक है, हम पहले हमारे पास कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। एक नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है। ठीक है, नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या करेगा कि किसी भी कॉलम के अंदर नल वैल्यू एंटर नहीं होने देगा। ठीक है, अगर कोई भी कॉलम मैंने स्पेसिफाई किया है उसके अंदर वो नल वैल्यू एंटर नहीं होने देगा। अच्छा, यूनिक कीवर्ड क्या इंश्योर करेगा, यूनिक कीवर्ड ये इंश्योर करेगा कि जो वैल्यू एंटर हो रही है वो रिपीट नहीं हो रही। इंश्योर्स दैट ईच रो फॉर ए कॉलम मस्ट हैव ए यूनिक वैल्यू। ठीक है, जो जो वैल्यूज हैं, जो नई वैल्यू आ रही है वो कोई पहली वैल्यू से सिमिलर नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास प्राइमरी की आ जाती है। अच्छा, अब प्राइमरी की के लिए 2 मिनट ले लेते हैं हम। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की असल में डाटा की इंटीग्रेशन को, ये हमारे पास जो होता है ना, इसको हम कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस के लिए ना, डाटाबेस को एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड होता है। अब वो रिलेट करने के लिए हमें कुछ कीज चाहिए होती हैं। अब प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की ये होती है कि उसके हिसाब से मैं डाटा लेता हूँ। जिस तरह से हमारा जो ये टेबल है, ये वाला टेबल, ठीक है, इसमें प्राइमरी की कौन सी है, इसमें प्राइमरी की ये कस्टमर आईडी है। ठीक है, क्यों ये प्राइमरी की है, क्योंकि मैं खाली इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं टेबल के अंदर, और ये यूनिक है कि इससे मेरी टेबल की इंटेग्रिटी खराब नहीं हो रही। ठीक है, इससे मेरी टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ रही। ठीक है, मैंने एक वैसे डुप्लीकेट वैल्यू एंटर की थी जिस तरह यही वाली, लेकिन वो चेंज कहाँ से हो रही थी, ये 92 के बाद 93 ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया था। ठीक है, तो वो क्या इंश्योर कर रहा था कि बेशक सारी वैल्यू सेम हो जाए, लेकिन ये वाली वैल्यू जो होगी वो यूनिक ही रहेगी, वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी की जो हमारे टेबल की इंडेक्सिंग के लिए या टेबल से डाटा रिट्रीवल करने के लिए इस्तेमाल है, और नॉर्मलाइज रखें टेबल को, वो हम उसको प्राइमरी की करते हैं। ठीक है, ये हमारी कहने सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है एक तरीके की। अच्छा, अब फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की होती है कि जो दो टेबल्स फॉर एग्जांपल हमने मिलाए हुए हैं, उनमें से एक टेबल को जो दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट कर रही है वो हमारी प्राइमरी फॉरेन की होती है। ठीक है, यूजुअली ये किसी टेबल की फॉरेन की होती है, सॉरी, फॉरेन की यूजुअली किसी एक टेबल की प्राइमरी की होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास। जिस तरह से ये ऑर्डर्स है, ठीक है, अब ऑर्डर्स का टेबल जो है वो कस्टमर के टेबल के साथ भी लिंक्ड है, एम्प्लॉय के टेबल के साथ भी लिंक्ड है, और शिपर के टेबल के साथ भी लिंक्ड है। ये एक टेबल 3 टेबल के साथ लिंक्ड है। किस तरह से लिंक्ड है, अच्छा, इसकी ऑर्डर की कौन सी प्राइमरी की है, ऑर्डर टेबल की प्राइमरी की ऑर्डर आईडी है। लेकिन कस्टमर आईडी देखें, कस्टमर आईडी हमने पहले भी कहीं देखी है। कस्टमर आईडी कहाँ पे है, ये कस्टमर आईडी है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, लेकिन ऑर्डर्स के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर के टेबल को कस्टमर के टेबल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने देखना है जनाब 10248 का जो कस्टमर है, सॉरी, जो ऑर्डर है 10248, उसका कस्टमर का नाम क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसी क्यूरी लिखूंगा, तो मैं देखूंगा कि ऑर्डर आईडी 10248 का कस्टमर नेम निकालो, तो वो देखेगा कस्टमर आईडी 90 है, फिर वो जाएगा कस्टमर के टेबल पे। ठीक है, फिर यहाँ से देखेगा कस्टमर आईडी 90 कहाँ पे आता है, वो कस्टमर आईडी 90 निकालेगा। 90 के बाद वो कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम वो यहाँ से निकाल सकता है। ठीक है, तो ये क्या करे, ये किस वजह से हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ, खाली एक ऑर्डर आईडी से मैं कस्टमर नेम कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी के सामने मैंने कस्टमर आईडी लिखा हुआ है।
ये क्या चीज है, ये फॉरेन की है मेरे पास, ठीक है। ये कस्टमर के टेबल की फॉरेन की है, ये एम्प्लॉय के टेबल की फॉरेन की है, और ये शिपर के टेबल की फॉरेन की है, ठीक है। थोड़ी सी कम्प्लेक्स हुई भी होंगी चीज़ें अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें इसको, सर्च कर लें थोड़ा सा, तब भी आपकी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास चेक आते हैं, इंश्योर दैट वैल्यूज ऑफ कॉलम मीट्स स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। चेक में मैं कुछ भी रख सकता हूँ कि इतनी वैल्यू से, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस है तो प्राइस जो है वो 100 से बड़ी ना एंटर कर सके, या प्राइस जो है वो 10 से 1 से नीचे ना एंटर कर सके, ठीक है। तो ये इस तरह के कंस्ट्रेंट लगाने, तो वो मैं चेक से कंस्ट्रेंट लगाता हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास डिफॉल्ट के कंस्ट्रेंट होते हैं, स्पेसिफाइड डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन स्पेसिफाइड फॉर दिस कॉलम, ठीक है। कि डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर मैंने कोई वैल्यू कॉलम के अंदर एंटर नहीं की, ठीक है, खाली मैंने नाम रख दिया, बाकी सारे कॉलम के अंदर वो डिफॉल्ट वैल्यू खुद ही से एंटर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं नॉट नल का कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये बाकी कंस्ट्रेंट 2-3 कंस्ट्रेंट में कर दूंगा, प्राइमरी की और फॉरेन की, बाकी सारे कंस्ट्रेंट सेम ही तरीके से लगते हैं। तो ये हम देख लेते हैं नॉट नल का पहले। ये हम चलाएंगे कहाँ पे, ये हम उधर नहीं चलाएंगे, अब ये हम यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। कि अब मैंने नया टेबल बनाना है, टेबल, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने टेबल बनाया पर्सन्स का, ठीक है। अब पर्सन्स का टेबल में क्या है, कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम्स बन के मेरे पास, एक है PID, ठीक है, पर्सन आईडी, इंटीजर है ये, ठीक है, इंटीजर की वैल्यू मैंने नहीं दी हुई, ठीक है, नॉट नल। अच्छा, ये नॉट नल क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि इसके अंदर मैं नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं कुछ वैल्यू एंटर नहीं करूंगा ना, तो फिर भी कोई स्पेस वगैरह कुछ वैल्यू एंटर हो जाएगी, ठीक है। लास्ट नेम नॉट नल, फर्स्ट नेम नॉट नल, ठीक है। एड्रेस, अच्छा ये देखें, ये वार चार है, वेरिएबल कैरेक्टर कहते हैं, और इसकी लेंथ हमने 255 कैरेक्टर्स की स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। और सिटी जो है, सिटी को मैंने नॉट नल नहीं लगाया। तो अब क्या करें, अगर हम इसको चलाएंगे, क्यूरी को गो करता हूँ मैं, तो ये देखें, ये क्यूरी चल गई है, टिक का मार्क आया, इसका मतलब है ये मेरी क्यूरी चल गई है। अब मैं जाके स्ट्रक्चर पे देखता हूँ, सॉरी ब्राउज करता हूँ, किधर गया मेरा ऑनलाइन यार, ठीक है। ये देखें आप, मेरा पर्सन का टेबल बन गया है। अब मैं पर्सन के टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये PID आ गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी। हमने कुछ एंटर नहीं किया अभी, ये मेरे पास खाली कॉलम नेम आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज, इंसर्ट इनटू से भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं इंसर्ट इंसर्ट का टेबल है, वहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे PID की वैल्यू 1 रख लेते हैं हम, लास्ट नेम रखते हैं अहमद, एड्रेस और रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, बाकी सारों के अंदर नल की ऑप्शन ही नहीं दे रहा, और यहाँ पे इसने नल की ऑप्शन दे दिया कि मैं नल वैल्यू रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, ठीक है। तो अब मैं इसको गो करूंगा, ठीक है। ये क्यूरी बन गई मेरे पास, इसने क्यूरी बना के दे दी है, और यहाँ पे इसने नल लिख दिया सिटी के आगे, ठीक है। अब इसको मैं गो करता हूँ, तो ये क्यूरी चल गई। मैं इसको अब देखता हूँ ये पर्सन के टेबल को, तो यहाँ पे देखें, अच्छा 2 दफा क्यूरी चला दी मैंने, तो यहाँ पे देखें सिटी के अंदर नल लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं यही करता हूँ, इंसर्ट की क्यूरी लिखता हूँ, वैल्यू 2 रख देते हैं, ये वाला हमने पहले से। अच्छा, अब मैं इसको गो करता हूँ, अच्छा एक रो इंसर्ट हो गई है, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि ये जो एड्रेस है इसको भी नल रखने की कोशिश करता हूँ। अब मैं यहाँ से गो करता हूँ, तो नीचे एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या आया है, कॉलम एड्रेस के नॉट बी नल, ठीक है। क्यों नल नहीं हो सकता, क्यों नल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब टेबल बनाया था, तब मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि ये वाला जो कॉलम है वो नल नहीं हो सकता,
ठीक है। इसलिए जब मैं नल वैल्यू एंटर करूंगा तो मुझे एरर दे देगा कि ये नल नहीं हो सकता। तो अभी हमारे पास 3 आ रहे होंगे ऑप्शंस, 3 वैल्यूज एंटर हुई हुई होंगी, ठीक है। और जो नल वाली वैल्यू थी, जो मैंने एंटर करने की एड्रेस में नल लिखने की कोशिश की थी, वो मेरे पास एंटर नहीं हुई, ठीक है। सर ये पीएचपी में माई एडमिन से एक दफ़ा रिपीट कर दें। अच्छा ये मैं कर देता हूँ। फ्रंट एंड यूज़र को तो डेटाबेस नहीं आती, तो डेटाबेस में एडिशन या मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? हाँ, फ्रंट एंड यूज़र के को तो फ्रंट एंड यूज़र का काम भी नहीं होता, ये बैक एंड डेवलपर्स का काम होता है। डेटाबेस को लिखना, क्यों कम्प्लेक्स क्वेरीज लिखना, डेटाबेस के स्ट्रक्चर बनाना। जो कह लें कि आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ना, उसमें 90% काम जो है वो ये है कि आपकी डेटाबेस किस तरह से डिज़ाइन हुई है। बाकी सारा काम जो है वो तो एक ही तरीके का रिपीट हुआ है। जो एप्लीकेशन डिज़ाइन है उसमें सारे का सारा काम आपका डेटाबेस डिज़ाइन का काम, ठीक है। तो अगर आप वैसे खाली फ्रंट एंड का काम करना चाह रहे हैं तो ये वैसे इतनी ज़्यादा हम कुछ देख भी नहीं रहे। डेटाबेस के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज आती हैं, तो बेसिक यूज़ है डेटाबेस का, खाली हम उसको देख, ठीक है। वो भी हम आज कोशिश करेंगे ख़त्म कर लें। सर हम कस्टमर्स को जैम्प के ज़रिए डेटाबेस बना के देंगे? डेटाबेस तो नहीं, कस्टमर का होस्टिंग होगी। ये होस्टिंग के ऊपर ना मैं आपको बाद में काम, एक दिन लगेगा मुझे होस्टिंग के ऊपर ना लेक्चर देते थे। सी पैनल के ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरह से आपने करना है। इट कैंट बी नल बट इट कैंट बी ब्लैंक। हाँ जी, ब्लैंक हो सकता है। अगर मैं ये नल की जगह कहाँ पे लिखा था मैंने, क्यूरी लिखी हुई थी। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू की क्यूरी डालता हूँ, और यहाँ पे मैं एक होती है नल, ठीक है। नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक होता है मैं इस तरह से वैल्यू लिखूँ, ठीक है। इस तरह से वैल्यू का क्या मतलब है कि नल वैल्यू नहीं है लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग है। कोई स्ट्रिंग है, कोई वैल्यू है, लेकिन वो एम्प्टी है। नल का मतलब होता है वो वैल्यू असाइन ही नहीं हुई, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊं, अच्छा कौन सा नल था, ये नल था, इसको इस तरह से कर लेते हैं, आके देखते हैं, ठीक है। ये क्यूरी चल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आखिरी वाली क्यूरी होगी उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अहमद के अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट नेम के अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, एड्रेस के अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, और सिटी के अंदर भी। अच्छा यहाँ पे यहीं से पता चल जाएगा कि सिटी में पहले हमने नल वैल्यू दी थी, वो उसने यहाँ पे नल लिख दिया कि कोई असाइन ही नहीं हुई कोई वैल्यू। लेकिन अब सिटी को कोई वैल्यू असाइन हो गई है, वो क्या है, ब्लैंक वैल्यू है, उसमें कुछ 0 1 2 3 भी नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, कोई लोकेशन असाइन हुई हुई है इसको, लेकिन वो है ही नहीं। लेकिन नल का मतलब होता है उसको कोई लोकेशन भी नहीं असाइन हुई हुई डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है नल और ब्लैंक वैल्यू में। ठीक हो गया। अच्छा ये कॉन्स्ट्रेंट्स में हम एक कॉन्स्ट्रेंट और देख लेते हैं यूनिक का, फिर हमारे पास टाइम कम है। हाँ, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट क्या करेगा, नाम अगर नाम से देखें तो वो ये करेगा कि मुझे टेबल डिलीट करना पड़ेगा उसको। हाँ एक क्वेश्चन आया था, वो मैं पहले ले लूँ। अच्छा अब माई एसक्यूएल से कह रहे थे आगे बता दें, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ इस पूरे को। रिमूव डेटाबेस कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने डेटाबेस डिलीट कर दिया। आपने क्या करना है, अब नया डेटाबेस कैसे बनाते हैं, पीएचपी माई एडमिन क्या होता है, ये हमारा डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारा डैशबोर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नई डेटाबेस बनानी है, ठीक है। वही वाली डेटाबेस बना लेता हूँ, ऑनलाइन ईआर के नाम से क्रिएट करूंगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास ऑनलाइन डेटाबेस ईआर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्वेरी चला सकता हूँ क्रिएट टेबल, ठीक है। यहाँ से मैंने एसक्यूएल में जाना है, डेटाबेस क्रिएट कर ली, डेटाबेस सेलेक्ट कर ली, ऑनलाइन ईआर डेटाबेस सेलेक्ट हुई भी मेरे पास यहाँ पे आ रही होगी, कहाँ पे है ये ऑनलाइन ईआर, ठीक है। यही डेटाबेस है। यहाँ से मैं एसक्यूएल में जाऊंगा, ठीक है। और एसक्यूएल में मैं कोई भी क्यूरी लिख सकता हूँ।
अभी मेरा कुछ भी नहीं बना हुआ, इसलिए मैं टेबल बना रहा हूँ पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये क्यूरी क्या कर रही है। ये वही क्यूरी है तकरीबन, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मैंने नॉट नल का कंस्ट्रेंट डाला है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट मैंने पीआईडी में डाला है यूनिक का, ठीक है। आपने देखा था कि जो मैंने पिछली दफा एंट्री की थी, 2 दफा एंट्री कर ली थी, तो उसमें जो पीआईडी थी 2 दफा 1 वैल्यू आ रही थी उसमें। अगर मैं यूनिक डालता हूँ पीआईडी में, यूनिक का कंस्ट्रेंट डालता हूँ, तो अब क्या होगा, मैं पीआईडी के अंदर यूनिक वैल्यू डाल सकूंगा, ठीक है। इसको मैं चला के देखता हूँ। अच्छा, अभी कोई वैल्यू नहीं है, मैं इंसर्ट करता हूँ वैल्यू, बल्कि एसक्यूएल से इंसर्ट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वैल्यू 1 पीआईडी आ जाएगी, इसको हम 1 रखते हैं, और इसको हम लास्ट नेम है, इसको हम एड्रेस आ गया, कि नल रख सकते हैं हम, तो इसको हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी था ना। चलिए, ये हो गया। इसको मैं गो करूंगा, ये चल जाएगा एक दफा, ठीक है। अब मैं इसी क्यूरी को दोबारा चलाने की कोशिश करता हूँ, ये 1 अहमद माज, और इसको गो करता हूँ। अच्छा, अब देखें, अब मेरे पास एरर आ गया, ठीक है। पहले एरर नहीं आया था जब ये मैंने क्यूरी 2 दफा चलाई थी, तो तब एरर नहीं आया था, लेकिन अब क्यों एरर आ गया, ये नजर कैसे कहा। अब यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं माई एसक्यूएल सेट डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की पीआईडी, ठीक है। अब पीआईडी में मैंने क्या लगाया था, पीआईडी में मैंने एक कंस्ट्रेंट लगाया था यूनिक का, ठीक है। अब यूनिक का कंस्ट्रेंट ये चेक कर रहा है कि पीआईडी के अंदर यूनिक वैल्यू एंटर हो, सेम वैल्यू दोबारा से एंटर ना हो जाए। तो अब ये वाली जो क्यूरी है, ये क्या कर रही है, ये पीआईडी के अंदर दोबारा से 1 एंटर कर रही है। पहले भी 1 पड़ा हुआ है और दोबारा से 1 एंटर कर दिया इस, और हालांकि पहले अहमद भी पड़ा हुआ है, पहले मास भी पड़ा हुआ है पिछली क्यूरी के अंदर, इन दोनों को उसने नहीं कहा। मैंने जो यूनिक की कह लें कंस्ट्रेंट है, वो खाली पीआईडी पे लगाया था, इसलिए वो कह रहा है कि आप ये डुप्लीकेट एंट्री कर रहे हैं जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्यूरी को चेंज कर दूँ, यहाँ पे 2 कर दूँ, बाकी चीज़ें सेम रहने दूँ, तो ये क्यूरी जो है वो चल जाएगी, ठीक है। ये क्यूरी चल गई है। अब यहाँ पे देखें, ये 1 और ये 2 आ गया। मैं इस पीआईडी के अगेंस्ट सेम एंट्री दोबारा नहीं कर सकता। किस वजह से नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इस पे यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा दिया, ठीक है। जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? अच्छा, चलें आज फिर इतना ही रखते हैं। ये अगला हम ना, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं ना, वो हमारे जॉइंस रह गए हैं। तो कल हम ये प्राइमरी की फॉरेन की देख के फिर जॉइंस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फिर हम कल ही शुरू कर देंगे ये जो आपका लेक्चर है ना, बल्कि मैं आपको, चलें कल हम बात करते हैं इस लेक्चर के ऊपर। तो मिलते हैं कल फिर, और कल हम कोशिश करते हैं ये एसक्यूएल का जो लेक्चर है ना, इसको कल ही ख़त्म कर लें, और फिर पीएचपी और माई एसक्यूएल, एचटीएमएल इनको हम देख लें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।